हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे पास अगर टॉपिक की बात करें तो वो है हमारे पास कौन सा राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई। ठीक है, आरटीआई 2005 जो एक्ट आया था उसके ऊपर आज हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और डिस्कस जो हमारी होगी वो किसके थ्रू होगी विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यूज का यूज़ करके हम इस सारे टॉपिक को क्या करेंगे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो इन एमसीक्यूज की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को मिल जाएगी टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्टली ज्वाइन करके पीडीएफ को ले सकते हैं। एग्जाम की बात करें तो जेकेपी कांस्टेबल के लिए तो इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर जो आरटीआई एक्ट 2005 है ना, इसमें हमारे पास देखिए जम्मू कश्मीर का अलग है, ठीक है ना, और उसमें इंडिया का अलग है। ठीक है, तो पहले जो रहेगा ना हमारा वो रहेगा किसके ऊपर, पूरा इंडिया के ऊपर रहेगा। और लास्ट में जो बचा हुआ होगा थोड़ा वो हम क्या करेंगे, उस पर जो एमसीक्यूज जो लास्ट में होंगे ना वो आपको जम्मू कश्मीर के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, हाँ चलिए अब ये होगा हमारा। अब यहाँ से चलते हैं आगे और आज की इस वीडियो का इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, एज पर आरटीआई एक्ट 2005 द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन shall consist of chief information commissioner CIC and such number of central information commissioners not exceeding as may be deemed necessary। देखिए क्वेश्चन जो है ना हमारे पास वो ये है कि जो एज पर आरटीआई एक्ट 2005 जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होगी ना उसमें एक आपके पास कौन होगा, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, और साथ ही साथ दूसरे जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे ना वो कितने से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है ना, ऑप्शन हैं 10, 8, 12 या 15। कितने से, देखिए अगर इनकी बात करें तो वो 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है ना, एज पर आरटीआई एक्ट 2005। ठीक है, तो इसमें जो आंसर रहेगा हमारे पास वो कौन सा रहेगा, बी ऑप्शन का क्या आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फ्लोइंग बॉडीज कम्स अंडर द परव्यू ऑफ राइट टू, मतलब आरटीआई के अंडर यहाँ पर कौन सी बॉडीज आ रही हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एनसीबी है, ईडी है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड रॉ है। ठीक है, अब यहाँ पर आरटीआई में कौन कौन सी आ रही हैं। अब देखिए यहाँ पर ए और सी, बी एंड सी, ए और बी, या फिर नन ऑफ ए, बी एंड सी। देखिए अगर आंसर की बात करें तो इनमें से एक भी जो है वो इस आरटीआई में नहीं आ रही है। ठीक है, क्योंकि आरटीआई में हर चीज़ के ऊपर आरटीआई एप्लीकेशन नहीं लगाई जा सकती। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिसके ऊपर आरटीआई नहीं लगती है, और उनमें आप देखेंगे तो ये वो सारी हैं जिसके ऊपर आरटीआई नहीं लगती है। ठीक है ना, जहाँ सिक्योरिटी वगैरह को लेकर, ठीक है ना, उस चीज़ को देख कर, मतलब प्राइवेसी वगैरह कुछ ऐसी चीज़ों की भी है जहाँ पर आरटीआई नहीं लगाई जा सकती, जहाँ पर कंट्री को क्या लगे कि यहाँ पर इस चीज़ की प्राइवेसी रखनी चाहिए तो फिर वो प्राइवेसी में ही वो चीज़ उसको रखा जाता है। ठीक है, उस पर आरटीआई नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो उनमें ये तीनों हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO fails to give information to the informant within the period specified under the RTI Act, it is called, क्या है, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है अगर वो इंफॉर्मेशन देने में क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, किसको, इन्फॉर्मेंट में। ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, कंटेम्प्ट कहते हैं, होल्डिंग इंफॉर्मेशन कहते हैं, टाइम आउट कहते हैं, या फिर डीम्ड रिजेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको कहते हैं डीम्ड रिजेक्शन। डी ऑप्शन इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट 2005। इनमें से कौन सा जो है वो इंफॉर्मेशन में मतलब इस जो डेफिनेशन इंफॉर्मेशन की उसमें नहीं आ रहा, फॉलो नहीं कर रहा उसमें। लॉग बुक्स हैं, सर्कुलर्स हैं, फाइल नोटिंग इन द प्रोसेस, या फिर डाटा मटेरियल हेल्ड इन एनी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो इनमें से कौन सा जो इसके अंडर नहीं आ रहा वो है आपके पास फाइल नोटिंग इन द प्रोसेस। फाइल नोटिंग इन द प्रोसेस मतलब हो गया जो थर्ड प्रोसेस है गवर्नमेंट का, वो इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या है, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द आरटीआई एक्ट 2005। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू आरटीआई एक्ट 2005। पहली है, द आरटीआई एक्ट कैम इनटू फोर्स फ्रॉम अक्टूबर 13, 2005। क्या ये बात सही है। दूसरा है, एनी सिटीजन में रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी बाई बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। सी है आपके पास, रिप्लाई फॉर इन्फॉर्मेशन अस कैन बी गिवन विद इन 30 days। देयर इज नॉमिनल एप्लीकेशन। ये आप देख लें यहाँ पर सारे। देखिए आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास, देखिए यहाँ पर चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इस चीज़ में अपने कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, क्योंकि ऊपर उसने क्या कहा है कि नॉट करेक्ट के लिए बोला हुआ है। ठीक है, तो नॉट करेक्ट में यही हमें क्या करना है कि उन्हीं में बताना कि करेक्ट जो मतलब करेक्ट आंसर बनेगा इसके लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर
तो अक्टूबर 13 से इसको कम इनटू फोर्स नहीं हुआ ये, इफेक्टिव तब से नहीं हुआ ये, ठीक है ना, जो आरटीआई एक्ट है, ठीक है। ये कब हुआ? अक्टूबर 12 से, मतलब 13 से नहीं हुआ। इसका मतलब पहली जो है वो क्या है, गलत है, ठीक है ना, ए इसमें गलत है। दूसरा आप देखेंगे बहुत गवर्नमेंट एंड प्राइवेट नहीं है, गवर्नमेंट है, ठीक है ना। तो मतलब ये हुआ कि जो ए ऑप्शन इसका ए स्टेटमेंट भी फॉल्स है, बी भी फॉल्स है, ठीक है। अब तीसरा रिप्लाई फॉर इन्फॉर्मेशन कैन बी गिवन विद इन 30 डेज, बिल्कुल 30 दिनों में, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर उसके बाद नॉमिनल एप्लीकेशन फी दैट नीड्स टू पे गेट इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई, बिल्कुल एक नॉमिनल एप्लीकेशन फी जो है वो लगती है, ठीक है इसमें, ठीक है। मतलब डी भी सही है, ठीक है। अब ई पे देखें, फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन एप्लीकेंट्स हैज़ टू पे RS10 पर पेज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, नहीं 10 रुपये पर पेज। अब यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर उस फॉर्म को क्या करना आपने, मतलब उस एप्लीकेशन को लेकर ना पूरा आपको कितने रुपए देने हैं, 10 रुपये देने हैं, ठीक है ना। हाँ, तो पूरे एप्लीकेशन को लेकर, तो इसका मतलब ई जो है ये भी क्या है, गलत है। ए बी एंड ई, ठीक है ना, ये क्या है आपके पास, गलत है ये, ठीक है। तो ए बी एंड ई हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर, हाँ ए बी एंड ई जो है हमारे पास वो है ए ऑप्शन, ठीक है ना। तो ए इसमें क्या है, गलत है। इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर इसका यही रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आरटीआई एक्ट, इंडिकेट द करेक्ट कोड। हमें क्या करना है यहाँ पर, बताना है यहाँ पर कि इसमें यही है कि आरटीआई एक्ट के रिलेटेड हमें बताना है ट्रू स्टेटमेंट बतानी है हमें, ठीक है। ऑप्शंस हैं, टू ऑपरेशनलाइज द फंडामेंटल राइट टू इन्फॉर्मेशन, टू सेट अप सिस्टम एंड मैकेनिज्म्स दैट वेस्टेड पीपल्स इजी एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, टू प्रोमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस, टू मिनिमाइज करप्शन एंड इनएफिशिएंसी इन पब्लिक ऑफिस। देखिए अगर इस आरटीआई की बात करें तो वो सारी चीज़ें, मतलब आपको लगता है कि जहाँ पर जिस डिपार्टमेंट में या फिर आपके आसपास अगर आप देखेंगे तो वो सारी चीज़ जहाँ पर आपको लगे कि डिपार्टमेंट कुछ गलत कर रहा है, ठीक है ना, तो उस मतलब उस चीज़ के रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि इसके रिलेटेड हमें डाटा जो है ना वो बिल्कुल चाहिए हमें, कि यहाँ पर जो काम हुआ है इसका जो पैसा है, ठीक है ना, तो वो सारा अगर आपको देखना है उसके बारे में तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको मतलब नहीं मालूम पड़ रहा है तो आप आरटीआई लगा सकते हैं और आरटीआई में आपको सारा जो डेटा है ना वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब यही है कि यहाँ पर एक तो करप्शन जो है इससे क्या होगी, कम होगी, और दूसरा जो इनएफिशिएंसी है पब्लिक ऑफिस में, ठीक है ना, इस चीज़ को लेकर भी क्या होगा, मतलब इसमें भी बेहतरी होगी, ठीक है। इनएफिशिएंसी जो होगी वो क्या होगी, वो भी कम होगी, ठीक है ना। तो मेन जो है वो किस चीज़ को कम करने के लिए ये है इस करप्शन को कम करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो आंसर रहेगा हमारे पास, आंसर रहेगा वो ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये सारे इसके क्या है आंसर है, मतलब करेक्ट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द आरटीआई एक्ट 2005 द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाई। इसमें यही है कि आरटीआई एक्ट 2005 के अकॉर्डिंग जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन है उसको अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर। देखिए यहाँ पर जो देखिए एक है सेंट्रल और एक है स्टेट। सेंट्रल का सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा और स्टेट का स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, ठीक है ना। तो सेंट्रल में अगर आप देखेंगे, चलिए पहले हम स्टेट को देख लेते हैं। तो स्टेट को जो अपॉइंट करता है वो कौन करता है, गवर्नर करता है, कौन करता है, गवर्नर करता है। लेकिन पीछे इसके कौन होता है, देखिए कमेटी होती है और वो उस कमेटी में होता कौन है, चेयर का करता है उसका स्टेट में चीफ मिनिस्टर करेगा, उसके साथ एक ओपोजिट मतलब जो कमेटी होगी, कमेटी को करेगा कौन, चीफ मिनिस्टर करेगा, लेकिन साथ कौन होगा, एक ओपोजिंग लीडर भी होगा और साथ ही साथ उसमें क्या होगा, एक उनका कैबिनेट मिनिस्टर भी होगा, ठीक है। तो ये मिलकर इनकी जो कमेटी होगी वो क्या करेगी, यहाँ पर आगे नॉमिनेट करेगी और प्रेसिडेंट नहीं गवर्नर को क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। बिल्कुल सेम केस, इसके आंसर की पहले बात कर लेते हैं, वो गवर्नर होगा, ठीक है। बिल्कुल सेम केस होगा सेंट्रल में। अब उस कमेटी को हेड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर करेगा, ठीक है ना। और इसमें होंगे कौन, इसमें होंगे एक लीडर ऑफ ओपोजिशन लोकसभा, ठीक है, दूसरा एक कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, ठीक है ना, और तीसरा आप देखेंगे तो ये प्राइम मिनिस्टर होंगे, जिसको ये कौन करेंगे, हेड करेंगे। ये नॉमिनेट करेंगे किसको, इसमें सेंट्रल कमिश्नर जो होगा, ठीक है, सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, ठीक है, उसको करेंगे ये नॉमिनेट करेंगे, ठीक है, इन सबको, ठीक है, जो सेंट्रल में होंगे। सेंट्रल वालों को कौन करेगा, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर को कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर, ये वाली कमेटी करेगी, ठीक है ना। ये करेंगे किसको, ये करेंगे आगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट क्या करेंगे आगे, फिर उनको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये स्टेट के लिए गवर्नर हैं और सेंट्रल के लिए कौन है, वो है इसमें प्रेसिडेंट, ठीक है। तो इस आंसर हमारे पास रहेगा कौन सा, डी पर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है,
हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्स द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो इनमें से कौन है जो एक्ट करेगा एज द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो कौन चेयरमैन होगा इसमें? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्रेसिडेंट या भी प्राइम मिनिस्टर। अभी हमने बात करी है जो चेयरमैन रहेंगे वो कौन रहेंगे इसमें? प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ये? द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 कैम इन टू फोर्स फ्रॉम। ये कब फोर्स में लाया गया? 12 सितंबर से, 12 अक्टूबर से, 12 दिसंबर या फिर 12 नवंबर। कब? 12 अक्टूबर 2005 से, ठीक है। अब ये प्रेसिडेंट का असेंट देखिए, पहले अगर आप देखेंगे तो 12 मई में इसको पार्लियामेंट में क्या करते हैं? पास करते हैं, ठीक है। फिर 15 जून में क्या होता है? 15 जून को इसको प्रेसिडेंट का असेंट मिलता है और फिर 12 अक्टूबर को ये क्या हो जाता है? इफेक्टिव हो जाता है, ठीक है, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। The officer designated by public authorities in all administrative units or offices to provide information to the citizens requesting for information under the act is known as। क्या कहते हैं उसको? एपिलेट अथॉरिटी कहते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कहते हैं, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर कहते हैं या फिर असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। वो होता है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, PIO जिसको कहते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इन्फॉर्मेशन अंडर द RTI एक्ट। देखिए अगर आपने क्या एप्लीकेशन वहाँ पर क्या फाइल करी है, ठीक है ना, तो उस केस में आपको जो मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए कितने दिनों के अंदर आपको मिल जाएगी? टाइम लिमिट क्या है उसका? 15 डेज है, 45 डेज है, 60 डेज है या फिर 30 डेज है। तो क्या आंसर ये 30 डेज है। ये अलग अलग कंडीशन है लेकिन अभी फिलहाल आप देखेंगे कि इसमें क्या है आपके पास, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कितने दिन में मिलने की चाहिए? 30 दिन में, ठीक है। दूसरा ये जो केस में बता रहा था यहाँ पर टाइम लिमिट टू गेट द इन्फॉर्मेशन कंसर्न द लाइफ एंड लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन। इस केस में आपको कितना टाइम लिमिट, मतलब कितना टाइम इसमें टाइम की कितनी लिमिट होती है? 48 आवर्स होती है, 24 होती है, 5 दिन या फिर 10 दिन होती है। कितनी होती है इसमें? 2 दिन होते हैं। 2 दिन मतलब 48 घंटे होते हैं। तो ऑप्शन में आपके पास 48 आवर्स भी आ सकता है, 48 डेज भी दे सकते हैं, इसलिए याद रखना है 48 आवर्स रहेगा इसमें, ठीक है। इसका आंसर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 13 है इफ द इंटरेस्ट ऑफ ए थर्ड पार्टी आर इन्वॉल्व इन एन इन्फॉर्मेशन सॉर्ट फॉर द मैक्सिमम टाइम लिमिट टू गेट द इन्फॉर्मेशन विल बी। इस केस में मैक्सिमम टाइम लिमिट जो होगी इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए वो कितनी होगी? 30 दिन, 40 दिन, 45 या फिर 60 दिन। देखिए इसमें टाइम लिमिट की अगर बात करें तो वो होगी कितनी? 40 दिन। बी इसका क्या रहेगा? आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन 14 है इफ इंफॉर्मेशन सॉर्ट हैज़ बीन सप्लाइड बाई थर्ड पार्टी आर इज ट्रीटेड एज कॉन्फिडेंशियल बाई दैट थर्ड पार्टी। देखिए इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है, अगर जो इन्फॉर्मेशन है वो सप्लाई की जा रही है एक थर्ड पार्टी से या फिर उसको ट्रीट करा जा रहा है कॉन्फिडेंशियल बाई दैट थर्ड पार्टी, द थर्ड पार्टी मस्ट बी गिवन ए रिप्रेजेंटेशन। थर्ड पार्टी को क्या करना है? एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो क्या करनी है? देनी है बिफोर द PI को देनी है इन रिप्लाई टू द नोटिस इशू टू हिम। किसके रिप्लाई में? जो नोटिस उनको इशू करा है ना उस नोटिस के इशू में क्या करना है? रिप्लाई करना है विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ सच नोटिस। उस नोटिस के मतलब जो डेट और रिसीट होगी ना उस नोटिस की, ठीक है ना, उस नोटिस के कितने दिनों के अंदर इनको क्या करना है? यहाँ पर रिप्लाई करना है। क्वेश्चन है ऑप्शन से हमारे पास 5 दिन, 15 दिन, 10 दिन या फिर 7 दिन। देखिए आंसर की बात करें तो वो होगा इसमें 10 दिन। 10 डेज के अंडर क्या करना है? यहाँ 10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर क्या करना है? इनको रिप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज द फी फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अंडर RTI एक्ट है। तो फी कितनी है इसमें? 20 रुपये है, 50 है, 100 है या फिर 10 रुपये। कितना है ये है 10 रुपये। चलिए देखिए यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। फर्स्ट अपील टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी कैन बी प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन डैश डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट और फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द डिसीजन फ्रॉम PIO। तो इसमें ऑप्शन से हमारे पास 30 दिन, 45 दिन, 60 दिन या फिर 90 दिन। देखिए इसमें कितना है? ये 30 दिन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? फर्स्ट अपील शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय द फर्स्ट अपील अथॉरिटी विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स रिसीट। ऑप्शन हैं 40, 40 डेज, 30 डेज, 60 डेज या फिर 50 डेज। बताएं इसमें क्या होगा? तो इसमें भी जो होगा वो होगा 30 डेज, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियड फॉर डिस्पोजिंग फर्स्ट अपील कैन बी एक्सपेंड बाय डैश डेज फ्रॉम 30 डेज इफ नेसेसरी। ऑप्शन 10 डेज, 30 डेज, 15 डेज या फिर 25 डेज। कितना है ये है 15 डेज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। द लॉन्ग टाइटल ऑफ द RTI एक्ट सीक्स टू प्रोमोट द फॉलोइंग क्वालिटीज इन द वर्किंग ऑफ एवरी पब्लिक अथॉरिटी: ट्रांसपेरेंसी,
पंक्चुअलिटी, एफिशिएंसी या फिर रेपुटेशन। तो क्या है इसमें ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी के लिए तो ये सारा ये। नेक्स्ट है सेकंड अपील टू द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन कैन बी प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट within dash 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 from the date on which the decision was given or should have been made by the first appellate authority। तो पहले डिसीजन के आगे मतलब दूसरे स्टेप पर जा रहा है, सेकंड अपील पर जा रहा है, ठीक है ना। तो कितने दिनों के अंदर जो अगर उसका पहला मतलब उसमें पहला डिसीजन हो गया तो उसके अब कितने दिनों के इसमें अंदर उसको क्या करना है, यहाँ पर सेकंड अपील करनी है। 30 डेज है, 45 डेज है, 60 डेज है या फिर 90 डेज है। बताएं कितने में ये है 90 डेज, ठीक है ना। डी एक सेकेंड, हाँ डी ऑप्शन का रहेगा इसका आंसर रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर CIC इंक्लूड। इसमें कौन कौन इंक्लूड होता है? प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा, वन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। अभी हमने बात भी करी है कि ये इसमें क्या होता है, सारा होता है ये, ठीक है। चलिए देखिए नंबर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, consider the following statements about the RT Act 2005 and select one which is not provided for or especially exempted। इसमें या तो प्रोवाइड नहीं करा या फिर इसको स्पेशली एग्जम्प्ट करा हुआ है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड एप्लीकेट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। ये देखें या फिर ये, ठीक है। इसमें क्या करा है, उसको एग्जम्प्ट करा हुआ है, ठीक है ना। और वो है आपके पास कौन सा, रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इन चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। इसका यहाँ पर कोई जिक्र नहीं है, मतलब ये रिमूव नहीं हो सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास द RT एक्ट गिव्स राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइवेट कंपनीज, MNCs, पब्लिक अथॉरिटीज़ या फिर एसोसिएशन। तो RT एक्ट में अगर देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए लेनी है तो किससे मिलेगी आपको? प्राइवेट कंपनीज से, MNCs, पब्लिक अथॉरिटीज़ या फिर एसोसिएशन से। किससे मिलेगी ये? पब्लिक अथॉरिटीज़ से, गवर्नमेंट वाले से, ठीक है ना। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 24, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर CIC इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है इसको? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, होम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर। कौन करता है इसको? सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्या है। अंडर RT एक्ट द ग्राउंड्स फॉर ए कंप्लेंट कुड बी being asked to pay an unreasonable amount on a fee, being given incomplete or false information, any matter relating to requesting or obtaining access to records, ठीक है। तो अंडर RT एक्ट जो इसमें ग्राउंड्स फॉर कंप्लेंट क्या होने चाहिए उसमें, ये आपने ऑप्शंस देखे हैं। तो देखिए इसमें आंसर की अगर बात करें तो आंसर हमारे पास है कौन सा? तीनों, ठीक है ना। ये तीनों उसके क्या है? एडिशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 26, देखिए क्या है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 फिर B11 ऑफ RT एक्ट स्टेट्स दैट ए पब्लिक अथॉरिटी शुड पब्लिश द बजट एलोकेटेड टू ईच ऑफ इट्स एजेंसी, प्रोपोज्ड एक्सपेंडिचर, रिपोर्ट्स ऑन डिस्बर्समेंट मेड या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो क्या होगा इसमें भी होगा आपके पास ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हमारे पास RT एक्ट कैम इनटू फोर्स आफ्टर डैश डैश डेज ऑफ इट्स एनैक्टमेंट, ठीक है। तो कब फोर्स में आया था ये? इसमें आया था ये, इसमें आप देखेंगे तो पूरे 100 दिनों के बाद, 120 दिनों के बाद, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, RT एक्ट 2005 इनेक्टेड डन। इनेक्ट कब हुआ ये? 2 अक्टूबर 2005 में, 15 जून 2005, 15 अगस्त या फिर 26 जनवरी 2005। बताएं, ये हुआ था 15 जून 2005 को। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्या है। विच सेक्शन ऑफ RT एक्ट 2005 डील्स विद ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज़। तो कौन सी इस ये सेक्शन जो डील कर रही है? सेक्शन 6 है, 7 है, 41 है या फिर सेक्शन 8 है? कौन सी है ये? सी। नेक्स्ट है विच सेक्शन ऑफ RT एक्ट 2005 डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो इनमें से कौन सी सेक्शन जो RT एक्ट 2005 की डील कर रही है? 11 है, 16 है, 14 एंड 15 है या फिर 12 एंड 13 है? कौन सी है ये है 12 एंड 13। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्या है। एज पर सेक्शन 2H पब्लिक अथॉरिटी मीन्स एनी अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश आर कॉन्स्टिट्यूटेड। हमें ये बताना है कि इसमें पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या हुआ। बाई आर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इसमें बाई एनी अदर लॉ मेड बाई पार्लियामेंट, बाई एनी अदर लॉ मेड बाई स्टेट लेजिस्लेचर, बाई नोटिफिकेशन इशूड ऑर्डर। इसमें तो इसमें देखिए इसमें ये सारा आपके पास आंसर होगा, ठीक है ना। मतलब इसमें क्या होगा? इस्टेब्लिश है कॉन्स्टिट्यूटेड बाई और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेशन में, तो या फिर इसमें बाई नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाई द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। ये सारे इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32, देखिए यहाँ पर क्या है। RT एक्ट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू, कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है? देखिए यहाँ पर ऑल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज, या फिर ये
देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो वो होगा हमारे पास कौन सा, ए, ऑल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। चलिए देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, एज पर सेक्शन 2(1) रिकॉर्ड इंक्लूड्स, रिकॉर्ड में क्या क्या इंक्लूड किया जा सकता है, एनी डॉक्यूमेंट, मैन्युस्क्रिप्ट एंड फाइल, या फिर ये बताएं। चलिए आपने देख लिया, मैं आंसर की बात करूं तो वो होगा आपके पास ऑल ए बी सी एंड डी, ये सारे रिकॉर्ड में क्या करें इंक्लूड किया जाता है, ये सब चीज़ें मतलब रिकॉर्ड ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट एन इंक्वायरी कैरिड आउट बाय इंफॉर्मेशन कमिश्नर, कौन सी है, इस कौन से रिलेटेड यहाँ पर ट्रू है इसमें, ठीक है। इट मे एग्जामिन एनी रिकॉर्ड टू विच द आरटीआई एक्ट 2005 अप्लाइज नो सच रिकॉर्ड, ये है बताएं। चलिए आप पहले इसको देख लें फिर मैं इस पर बात करता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास ऑल ए बी एंड सी, हमें बताना क्या था यहाँ पर, ट्रू बतानी थी, ठीक है ना। कौन सी इंक्वायरी जो है वो कैरिड की जाती है इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो वो एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को टू विच द आरटीआई एक्ट 2000, जहाँ जिस पर आरटीआई एक्ट 2005 लग रहा है तो वो सभी उस पर क्या करते हैं एग्जामिन कर सकते हैं किसी भी रिकॉर्ड को, ठीक है। उसी के साथ फिर ये दूसरी भी है और ये फिर थर्ड भी है, ठीक है। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 क्या है, द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट इंट्रोड्यूस द लॉ ऑन आरटीआई, आरटीआई के ऊपर लॉ बनाने वाला सबसे पहली स्टेट कौन सी है, तमिलनाडु है, यूपी है, महाराष्ट्र या फिर गुजरात, कौन सी है ये, तमिलनाडु। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 क्या है ये, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज आर देयर, पब्लिक अथॉरिटीज की हमें टाइप्स बतानी है, सेंट्रल पब्लिक, स्टेट या फिर बोथ, कौन सी है ये दोनों हो सकती है। देखिए नेक्स्ट है, द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन आरटीआई एक्ट 2005 फॉर सेंट्रल या स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन टू डिसाइड ऑन कंप्लेंट्स, तो कितना टाइम है, 15 डेज, 1 मंथ, 2 मंथ्स या फिर नो सच टाइम लिमिट हैज़ बीन स्पेसिफाइड। तो देखिए यहाँ पर ये पूछा है फॉर सेंट्रल स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशंस, ठीक है, टू डिसाइड ऑन कंप्लेंट्स, ठीक है, तो इसमें कोई टाइम लिमिट स्पेसिफाइड नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 38 है, हाउ कुड ए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रिसीव ए एप्लीकेशन, किस तरह से एप्लीकेशन वो ले सकते हैं। चलिए ऑप्शन है, दो सबमिट बाई रिक्वेस्टर इन हैंड, या फिर ईमेल के द्वारा, या फिर ट्रांसफर बाई एन पब्लिक अथॉरिटी, या फिर ट्रांसफर बाई असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। तो देखिए ये सारे तरीके इस तरह से आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर इसमें जो इसमें एप्लीकेशन को क्या कर सकते हैं यहाँ पर दे सकते हैं, मतलब ऐसे वो जो PIO हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर वो ऐसे कर रिसीव कर सकते हैं, किसी भी तरह से वो रिसीव कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 39, ए फर्स्ट अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ए PIO कैन बी प्रेफर्ड बाई, फर्स्ट अपील अगर आपने करनी है, ठीक है ना, किसके डिसीजन के अगेंस्ट PIO के, ठीक है ना, तो इसमें कैन प्रिफर्ड बाई एन एप्लीकेंट, ए पर्सन फ्रॉम विद इन द पब्लिक अथॉरिटी, ये कर सकता है, या फिर ये कर सकता है, या फिर ए पर्सन आउटसाइड द पब्लिक अथॉरिटी टू होम द इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स परटेंस, तो इसमें क्या है, इसमें कर सकता है, कोई भी कर सकता है, मतलब ये सारे कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, ए पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर विल बी लाइएबल टू बी इम्पोज्ड ए मॉनिटरी पेनल्टी फॉर रिफ्यूजल टू रिसीव एन इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन, नॉट प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट्स, डिस्ट्रॉइंग इन्फॉर्मेशन, तो ये सारा करने के लिए उस पर ये सब किया जा सकता है, ठीक है ना, तो मॉनिटरी पेनल्टी भी उस पर लग सकती है ये, ठीक है, लगती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41, देखिए क्या है, अंडर विच सेक्शन ए सेंट्रल स्टेट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर मे रिजेक्ट ए रिक्वेस्ट for information where such a request for providing access would involve an infringement of copyright subsisting in a person other than the state। सेक्शन A 7 है, 9 है, 10 है या फिर 11 है। देखिए इसमें जो सेक्शन है वो है सेक्शन 9, ठीक है, बी ऑप्शन का क्या आंसर है। द डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2F इंक्लूड्स, क्या है, रिकॉर्ड्स, ओपिनियन, डॉक्यूमेंट्स, ये सारा इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 43, देखिए Assistant Public Information Officer has to forward first appeals to Public Information Officer, the head of the authority, first appellate authority, या none of the above, किसको, first appellate authority को। नेक्स्ट है हमारे पास, द RT Act stipulates that a public authority should transfer an RT application or part thereof to another public authority if the application or part of it pertains to information। ऑप्शन से हेल्ड बाई another public authority, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ विच इज मोर क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शंस ऑफ another public authority, या फिर बोथ एंड भी, इसमें कोई भी नहीं है, तो क्या इसमें बोथ एंड भी है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ फर्स्ट अपील बाय द फर्स्ट अपील अथॉरिटी कितना है, 10 से 15, इतना या फिर इतना, कितना है वो है 30 से 45 दिन। नेक्स्ट, असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर APIO हैज़ टू रिसीव द फॉलोइंग फ्रॉम द सिटीजन्स, एप्लीकेशन फॉर इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील या फिर ऑल ऑफ दिस, कौन सा ये, एप्लीकेशंस फॉर इन्फॉर्मेशन, ए पार्ट क्या इसमें आंसर है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47 क्या है, विच सेक्शन डील्स विद द सेवरेबिलिटी ऑफ द आरटीआई एक्ट, कौन सी डील करती है, 11 है, 9 है, 10 है या फिर 12 है, कौन सी है ये है 10। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना तक हुआ ये 47, हाँ यहाँ पर 48 हो चाहिए था, ठीक है, ये क्या 47 48, चलिए नंबरिंग यहाँ पर क्या है क्वेश्चन की गलत है, ठीक है ना, तो आप इसको देख लें यहाँ पर आगे, ठीक है, नंबरिंग के छोड़िए। चलिए हु डज एन APIO एट द मोस्ट हैव टू फॉरवर्ड एन RTI एप्लीकेशन अप्रूवल टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर फर्स्ट एप्लीकेशन 30, इसमें 30 डेज है, 5 डेज है, 35 डेज है या फिर 48 डेज है। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें आंसर की बात करें तो होगा आपके पास कितना 5 डेज होंगे। नेक्स्ट है द प्रेम्बल आर्ग्यूज दैट रेवलेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एक्चुअल प्रैक्टिस इज लाइकली टू कन्फ्लिक्ट विद अदर प्राइवेट इंटरेस्ट, अदर फाइनेंशियल इंटरेस्ट, अदर पब्लिक इंटरेस्ट या फिर नन ऑफ द अबव, इसमें होगा अदर पब्लिक इंटरेस्ट। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर क्वेश्चन 44, द प्रेम्बल टू द RTI एक्ट स्टेट्स दैट ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज वाइटल टू इरेडिकेट करप्शन, कंटेन करप्शन, प्रोमोट करप्शन या फिर मेजर करप्शन। द प्रेम्बल टू द RTI एक्ट स्टेट्स दैट ट्रांसपेरेंसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज वाइटल टू कंटेन करप्शन। नेक्स्ट द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग फर्स्ट अपील बाय ए रिक्वेस्टर अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 19 इज, टाइम लिमिट बताना हमें यहाँ पर क्या है, इसमें देखिए चलिए इसमें बात करूँ तो 30 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ PS डिसीजन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 46, हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द RTI एक्ट हैव, कितने हैं, 5 हैं, 10 हैं, 2 हैं या 8 हैं, कितने हैं ये 2 हैं, सी वर्ड। नेक्स्ट द सेकंड शेड्यूल ऑफ द RTI एक्ट डील्स विद, किससे डील कर रहा है ये, देखिए ये डील कर रहा है, पहले आप देख लें फिर मैं बताता हूँ यहाँ पर किस साथ डील कर रहा है, ये कर रहा है द इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रीव्यू ऑफ द RTI एक्ट 2009। देखिए ये चीज़ जो है ना इसके एग्जाम्प्ट करा हुआ, मतलब इसके बीच में ये नहीं आएगी, ठीक है ना, सिक्योरिटी वगैरह को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ को क्या कर रहा है बाहर रखा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 48 तो नहीं है, नंबरिंग आगे पीछे है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। हाउ मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन राइट, ये वाला इसमें कितना है, ये नन, ऑल, लेस या फिर ओवर 80, कितना है ये ओवर 80 है। Who receives applications under the RTI Act 2005, कौन रिसीव करता है, पब्लिक PIO करता है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लेवल पर, असिस्टेंट पब्लिक इन्फॉर्मेशन या फिर एनी ऑफिसर पब्लिक अथॉरिटी कोई भी कर सकता है या फिर सिर्फ ओनली A एंड B, कौन कर सकता है ये कर सकता है सिर्फ ओनली A एंड B, या तो PIO या फिर APIO इसमें, ठीक है ना, आप देख रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है देखिए अगर इनके फैसले भी आपके खिलाफ जाते तो फिर आप ऊपर जा सकते हैं, कहाँ पर, इसमें चीफ इंफॉर्मेशन जो ऑफिसर हैं, ठीक है ना, उन तक जा सकते हैं, ठीक है ना। CIC जो अगर आप देखेंगे तो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो हैं इनकी पावर, और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें देखेंगे जो सेंट्रल चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है, ठीक है ना, और चीफ इलेक्शन कमीशन है, ये आप देखेंगे तो दोनों का इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर भी बराबर है, उसके बाद अलाउंस सैलरी वगैरह भी सारा क्या इनका बराबर है, ये भी चीज़ भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन shall be given the reason why the informant sought for, shall be given the reason personal details of the applicant, shall not be given any reason for requesting the information or any other personal details except those that may be necessary for contacting, कौन सा होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन उसके लिए क्या करना है उसको कि वो सारी डिटेल्स जो ज़रूरी हैं वो देनी है, ठीक है ना, जितनी उनको चाहिए होती है उतनी वो देना जरूरी बनती है, ठीक है। इसमें C ऑप्शन क्या रहेगा, आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अंडर RTI एक्ट द लैंग्वेज ऑफ एन एप्लीकेंट में भी क्या होनी चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल या फिर अदर, तो सारी चीज़ रीजनल भी हो सकती है, इंग्लिश भी, हिंदी भी, ठीक है, सारा चलेगा यहाँ पर, किसी में भी दे सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव एनेक्टेड लेजिस्लेशन फॉर प्रोवाइडिंग सिटीजन्स RTI, कौन सी है, स्वीडन है, नॉर्वे है, इंग्लैंड है या फिर फ्रांस है, ये है स्वीडन। नेक्स्ट द सेकेंड शेड्यूल ऑफ द RTI एक्ट 2005 कैन बी अमेंडेड बाई, कौन अमेंड कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ या फिर कोई भी, कौन कर सकता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट तो कर सकती है, ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, Indian citizens have the right to information because of options of judgment of Supreme Court, implementation of international laws by Indian government, all states adopted agree to implement the act या फिर law passed by the Parliament of India। Indian citizens have the right to information because of law passed by the Parliament of India, इस वजह से। Next, rules can be made by appropriate government or competent authority by notifying the rules in the official gazette या फिर publishing them in the website of appropriate government या फिर publishing them on the website of information commissions as applicable या फिर none of the above। तो क्या है इसमें है in the official gazette, ठीक है। चलिए अब हमारे हुए ये वाले क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ये थे RTI एक्ट 2005, अगर आप देखेंगे ना तो सेंट्रल में अगर आप देखें मतलब जम्मू कश्मीर को छोड़कर, ठीक है ना, ये वो सारे MCQ